हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त सब है आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो हमारा कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है उसमें जो आपका सेमेस्टर सेकंड में जो सिलेबस आ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, उसका इस वीडियो का मैं पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम कई सारी चीज़ें देख चुके हैं कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है कंपनी का, ओपीसी का, और एक सेक्शन 8 की कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हमें देखना है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आगे का कंटेंट। आज हम देखने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, और यही सारी चीजें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना मत भूलना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें हमें क्या बोला गया है? According to Section 9, from date of incorporation, the subscriber to memorandum and all other persons shall be become member of the company. सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जिस डेट से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन होती है, उस दिन से जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं जिन्होंने मेमोरेंडम में अपना नाम दिया होता है, या और कोई भी पर्सन जो कि मेंबर बनना चाहते हैं, वो अब कंपनी के मेंबर कहलाने लगते हैं। सच अ रजिस्टर्ड कंपनी शैल बी कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल फंक्शन ऑफ अ कंपनी। अब जब एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो वो सभी फंक्शन कर सकती है, काम कर सकती है जो एक रजिस्टर्ड कंपनी कर सकती है अंडर दिस एक्ट एंड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। उसकी जो सक्सेशन हो जाती है वो कैसी हो जाती है? परपेचुअल हो जाती है, विद पावर टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। वो क्या कर सकती है? अब कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, होल्ड करके रख सकती है और उसे डिस्पोज ऑफ कर सकती है। बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, एंड टू sue एंड टू बी sued। चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो, और वो किसी पर भी अब केस फाइल कर सकती है, कोई भी उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। ये हो जाता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के क्या क्या इफेक्ट हो जाते हैं। फिर आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है? तो मेमोरेंडम मींस एमओए ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेमोरेंडम किसे कहा जाता है? इट इज अ बेस डॉक्यूमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अलोंग विद एओएज रिगार्डेड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। जो मेमोरेंडम होता है उसे हम किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो कि किसी कंपनी के फॉर्मेशन के लिए एक बेस डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम का होना जरूरी है, तभी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग एमओए। मेमोरेंडम को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट, मतलब क्या क्या जरूरत होती है? तो इट कंटेन द ऑब्जेक्ट पर्पस फॉर विच कंपनी इज फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच एक्शन कांट गो। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कंपनी का पर्पस मेंशन होता है, किस पर्पस के लिए कंपनी को फॉर्म किया जाता है गया है। वो स्कोप बताता है कि क्या क्या काम कोई कंपनी कर सकती है और किसके बियॉन्ड जाकर कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती है। सेकंड है, इट एनेबल शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड ऑल दोज हु डील विद कंपनी टू नो व्हाट इज पावर इट्स एंड एक्टिविटी। अब जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, मेमोरेंडम की मदद से उन्हें पता लगता है कि उनकी क्या पावर है, क्या उनकी एक्टिविटीज हैं, क्या उन्हें काम करना है। नेक्स्ट है, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एनीवन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी प्रिज्यूम्ड हैव नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कोई भी इसे देख सकता है, और ये एज्यूम किया जाता है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसे उसके मेमोरेंडम के बारे में पता है। शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस फॉर विच इज मनी यूज्ड बाय कंपनी। शेयर होल्डर को मेमोरेंडम की मदद से पता लगता है कि किस पर्पस के लिए उनकी मनी का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल स्टेट। अब एक कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है वो क्या बताना चाहिए, क्या स्टेट करना चाहिए। शैल स्टेट का मतलब होता है क्या क्या चीजें होती हैं उसमें। तो नंबर 1 सबसे पहला आता है नेम क्लोज। तो द नेम ऑफ कंपनी विद लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस पब्लिक लिमिटेड, और प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। मेमोरेंडम के अंदर एक नेम क्लोज होता है जिसमें क्या, जो कंपनी का नाम है किस वर्ड के साथ, या अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड के साथ कंपनी का नाम मेंशन होता है। दिस क्लोज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के लिए ये क्लोज एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। ये क्या होता है? द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी टू बी सिचुएटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज होता है एक, उसमें क्या होता है, वो स्टेट का नाम मेंशन होता है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होगा। थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लोज। तो द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पर्पस। तो ऑब्जेक्ट क्लोज में ये बताया गया होता है कि कंपनी को किस पर्पस के लिए फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लोज या कैपिटल क्लोज। तो इन केस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर दैट लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ अनपेड इफ एनी। लाइबिलिटी या कैपिटल क्लोज में क्या होता है, ये बताया जाता है किस मेंबर की कितनी लाइबिलिटी है कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग।
तो अगर कोई कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय शेयर है, तो जो मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, जितनी भी अमाउंट अनपेड है शेयर के ऊपर। फिर अगर इन केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द अमाउंट अप टू विद ईच मेंबर कंट्रीब्यूट टू एसेट ऑफ कंपनी इन इवेंट ऑफ वाउंड अप। अगर कोई कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी, तो जो होल्डर गारंटर होंगे उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, जितनी अमाउंट के लिए उन्होंने एश्योरेंस दी होगी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, उतनी उनकी लाइबिलिटी रहेगी। while he member or for liability up to 1 year which incur while he was member when he ceased to be a member to cost change and expense of wound up। अब आगे आएगा, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कंपनी इज रजिस्टर्ड डिवीजन इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर एंड नंबर ऑफ शेयर इज सब्सक्राइबर इंडिकेट अपोजिट टू हिज नेम। और क्या होता है इस ऑब्जेक्ट या कैपिटल क्लोज में, जो भी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल है उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, और जिन जिन ने जो जितने जितने शेयर खरीद रखे होते हैं वो सारे उनके नाम के साथ मेंशन कर दिए जाते हैं। नेम क्लोज आता है फिर, द नेम स्टेटेड इन मेमोरेंडम शैल नॉट। नेम क्लोज में क्या होता है कि जो भी कंपनी का नाम है मेमोरेंडम में मेंशन है वो कैसा नहीं होना चाहिए, तो आइडेंटिकल और रिजेंबल टू नियरली टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। कोई भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो कि किसी एग्जिस्टिंग कंपनी, जो पहले से कंपनी चल रही है, उससे मिलता जुलता हो। फिर सच दैट इट इज यूज बाय कंपनी विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ इज अनडिजायरेबल इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा नाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल हो, मतलब ठीक ना हो, वो नाम नेम क्लॉज में नहीं आएगा। अनडिजायरेबल नेम में क्या आता है, नेम विच कंटेन एनी पैटर्न ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, सच वर्ड अनलेस प्रोविजन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, नेशनल, फेडरल, म्युनिसिपल, नेशनल, मिनिस्टर, गवर्नर एटसेट्रा। अनडिजायरेबल नेम किसे कहा गया है, मतलब कोई भी ऐसा नाम जिसमें ये सारे वर्ड्स हैं या इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, वो नेम अनडिजायरेबल माना जाता है। फिर आता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो इसमें क्या होता है, अ नेम पर्सन मे एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब टू रजिस्टर फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। अगर कोई पर्सन चाहे तो किसी भी नाम को रिजर्व करवा सकता है। रिजर्व करवाने का मतलब होल्ड कर सकता है कि अब कोई और इतने टाइम तक उस नाम का यूज नहीं कर सकता है। द नेम ऑफ प्रपोज्ड कंपनी, जो भी कंपनी वो कोई पर्सन बनाना चाह रहा है उसके लिए नाम रिजर्व करवा सकता है। द नेम विच कंपनी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम, अगर कोई पहले से कंपनी है और वो अपना नाम चेंज करवाना चाहती है तो कोई पर्सन उसके लिए भी रिजर्वेशन करवा सकता है कि हाँ मेरे को ये नाम चेंज करना है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मैं नाम ये रिजर्व करवाना चाहता हूँ। If a company is not incorporated, the reserved name shall be cancelled and person who made the application shall liable to penalty which extend to 1 lakh। अगर नाम रिजर्व करवाने के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती है तो जो वो रिजर्व नेम है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो भी पर्सन है एप्लीकेशन जिसने दी थी नेम को रिजर्व करवाने के लिए वो लाइबल होगा कितने रुपीज के लिए, 1 लाख रुपीज तक की पेनल्टी उस पर लग सकती है। नेक्स्ट है, इफ कंपनी हैज इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड में आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर, तो आइदर डायरेक्ट कंपनी टू चेंज इट्स नेम विद इन 3 मंथ। अगर कोई भी नाम ऐसा लगता है जो गलत है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंग, तो वो कंपनी को डायरेक्ट करेगी कि 3 महीने के अंदर अंदर नाम को चेंज कर लो। टेक एक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नेम को हटाने की कोशिश करेगी। और मेक पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, या फिर कंपनी को बंद करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए पिटिशन कर देगी, केस फाइल कर देगी। नेक्स्ट आता है आपका डोमिसाइल क्लॉज। तो ये क्या होता है, नेम ऑफ फेडरल स्टेट इज मेंशन्ड वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, सेम एज जो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज पढ़ा था वही हैगा कि वो उस स्टेट का नेम मेंशन होगा जिस जगह पर, जिस स्टेट में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सिचुएटेड होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ये क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर, वैसे हम पिछली यूनिट में पढ़ चुके हैं, यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। इन केस कंपनी एन एक्ट विच इज अल्ट्रावायर वॉइड एंड डज नॉट बाइंड द कंपनी, कोई भी ऐसा काम जो कंपनी की पावर से बाहर है, फिर भी कंपनी अगर कोई ऐसा काम करती है तो वो वॉइड कहलाता है। नाइदर द कंपनी नॉर द पार्टी कैन sue ऑन इट, ना तो कंपनी और ना ही कोई पार्टी इसके ऊपर केस फाइल कर सकती है। द कंपनी कैन नॉट मेक इट वैलिड इवन इफ एवरी मेंबर एसेट टू इट, कंपनी चाहे कुछ भी कर ले इस एक्ट को वैलिड नहीं कर सकती है, भले ही चाहे सारे मेंबर एसेंट दे दें, फिर भी जो एक्ट कंपनी की पावर से बाहर है वो वॉइड ही कहलाएगा। An act which ultrawires company incapable of ratification, an act which intrawires company but outside the authority of director may be ratified by company। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि अल्ट्रावायर कर रहा है कंपनी को तो उसे हम रेटिफाई नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर या जो मेंबर्स हैं उन्हें अल्ट्रावायर कर रहा है बट कंपनी की पावर के अंदर है, तो कंपनी उसे रेटिफाई कर सकती है।
इफेक्ट इज अल्टरवाइड द डायरेक्टर ओनली द शेयर होल्डर कैन रेटिफाई इट। अगर सिर्फ डायरेक्टर को कर रहा है तो शेयर होल्डर उसे रेटिफाई कर सकते हैं। इफ अल्टरवाइड एओए द कंपनी कैन अल्टर इट्स आर्टिकल। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो आर्टिकल को अल्ट्रावायर कर रहा है तो फिर आर्टिकल को अल्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट, द रूल इज मीन टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर ऑफ कंपनी। तो ये रूल किस लिए बनाया गया था? शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद क्लॉज की बात चल रही थी तो हमने कई सारे क्लॉज देखे थे। अब एक आता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, देयर शैल फाइल्ड विद इन द रजिस्टर विद इन हुज जुरिडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड द एमओए एंड एओए डली साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 13 ऑफ कंपनीज एक्ट। सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या कहता है? जितने भी लोगों ने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर एज अ सब्सक्राइबर ज्वाइन किया था, अब उन सभी के साइन लेकर मेमोरेंडम को और आर्टिकल को रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाना चाहिए एज पर रूल 13 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल 2014। नेक्स्ट है फॉर्म्स एंड शेड्यूल रिलेटेड टू मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम किन किन शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग बनता है? अगर किसी कंपनी ने मेमोरेंडम नहीं बनाना चाहा है या बनाया नहीं है तो फिर वो मॉडल मेमोरेंडम है, उसके अकॉर्डिंग उसमें अमेंडमेंट्स करके अपने ऊपर एप्लीकेबल कर सकती है। अब देखिए वो मॉडल जो मेमोरेंडम है वो सभी कंपनी के लिए अलग अलग जगह पर है। तो टेबल नंबर ए, मेमोरेंडम शैल बी इन फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन टेबल ए बी सी डी ई ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 में टेबल दी गई है, ए टेबल है, उसमें बताया जाएगा मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, उसका फॉर्मेट दिया गया है। टेबल नंबर बी में मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का फॉर्मेट है। टेबल नंबर सी में मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल वाले का फॉर्मेट है। डी में मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का फॉर्मेट है। ई में मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल का फॉर्मेट है। और एफ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का। जी में इसमें अब आर्टिकल की भी बात आ गई है मेमोरेंडम के साथ साथ। जी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। एच में आर्टिकल ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। आई में आर्टिकल ऑफ कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। और जे में आर्टिकल ऑफ अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ये टेबल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आर्टिकल और मेमोरेंडम यूज किए जाते हैं अगर कोई कंपनी अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल फॉर्म करना नहीं चाहती है तो। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? तो सेक्शन 5 डील करता है इसके साथ। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड अल्टर्ड टाइम टू टाइम। आर्टिकल कंटेन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी। वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन हो वो कहलाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या चीजें आती है इसमें? कंटेन रेगुलेशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी शेल कंटेन रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट के लिए रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इंक्लूजन ऑफ मैटर, आर्टिकल ऑल्सो कंटेन मैटर एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल। रूल के अंदर जो जो मैटर प्रेस्क्राइब किए गए हैं वो सारे इसमें होते हैं। इसके अलावा एंट्रेंचमेंट, यूजुअली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टर बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन बट एंट्रेंचमेंट मेक इट मोर डिफिकल्ट टू चेंज इट। कई बार क्या होता है आर्टिकल को बिना वजह चेंज किया जाता है, वहां पर उनके चेंज करने की जरूरत नहीं होती है फिर भी, इसलिए एक एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन इसमें डाला जाता है कि अगर कोई जेन्युइन रीजन है तभी आप अल्टर कर सकते हैं, वरना एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन के होते हुए आप आर्टिकल को इतनी इजीली अल्टर नहीं कर सकते। इट मींस मेकिंग समथिंग मोर प्रोटेक्टिव। इसके अलावा कंटेन प्रोविजन फॉर एंटरेंचमेंट, आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन, ये सारा आपको उसी के बारे में बता रखा है। फिर आएगा फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी इन फॉर्म, हमने देख लिया एफ जी एच आई जे। शेड्यूल 1 के टेबल एफ जी एच आई जे के अकॉर्डिंग आर्टिकल होना चाहिए। अगर आर्टिकल नहीं है कंपनी का तो फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मॉडल आर्टिकल, आ कंपनी में अडॉप्ट ऑल एंड एनी रेगुलेशन ऑफ कंटेन इन मॉडल आर्टिकल। मॉडल आर्टिकल दिए गए हैं सभी के लिए जो एफ जी एच आई जे में दिए गए हैं, उसमें कुछ भी चेंज कर कर आप थोड़ा बहुत और उसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये देखिए क्या होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं वैसे। अकॉर्डिंग टू दिस, पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट बी अज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ कंपनी। ही कैन सिंपली अज्यूम दैट ऑल थिंग विल गेट डन प्रॉपरली इन कंपनी। जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा होता है उसको कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें चल रहा है, उसके बारे में नहीं पता होता है। तो वो ये मानकर कंपनी के साथ डील करता है कि जो भी चीज़ है वो सारी अप्रोप्रिएटली जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसको फुलफिल कर रही है।
Doctrine help protect external member from company. State that people are entitled to presume that internal proceeding are as per documents submitted by registrar of company. ये किस लिए होता है? जो एक्सटर्नल मेंबर है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कंपनी से, कि ये सोच लेते हैं वो लोग, ये उन्हें ये एज्यूम करने पर एक तरीके से एबल कर देता है कि जो भी जरूरी प्रोसीडिंग्स हैं वो रजिस्ट्रार के साथ की गई हैं, सभी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अपोज टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हैगा वो किसके अपोज हैगा? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अपोज हैगा। इट प्रोटेक्ट कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर। जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है बाहर वाले लोगों से। दिस डॉक्ट्रिन ऑल्सो अ पॉसिबल सेफ ग्राउंड अगेंस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब आगे आएगा आपका एग्जेम्पशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस फॉर्म में आ जाता है और इंडोर मैनेजमेंट एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करता। तो नंबर 1, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। इसका मतलब क्या होता है? इन केस आउटसाइडर हैड एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी विद इन द कंपनी, द बेनिफिट ऑफ रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कैन नॉट बी नो लॉन्गर अवेलेबल। अगर जो बाहर वाले लोग हैं, आउटसाइडर है जो कंपनी के साथ डील कर रहा है और उसे ये पता है कि अंदर कंपनी में कोई दिक्कत चल रही है, फिर भी वो उसके साथ डील कर रहा है और आगे चलकर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। उसके लिए वो जो पर्सन डील कर रहा था वो लायबल होगा, क्योंकि उसे पता था इस इरेगुलरिटी के बारे में। फिर है नेग्लिजेंस। तो इफ द विद मिनिमम एफर्ट द इरेगुलरिटी विद इन अ कंपनी कुड बी डिस्कवर्ड, द बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वुड नॉट अप्लाई। कई बार क्या होता है, कुछ कोशिश करने की वजह से आपको पता लग जाता है कंपनी के बारे में कि इसमें कोई दिक्कत चल रही है, तो अगर ये नेग्लिजेंस कर दिया और वो दिक्कत को, प्रॉब्लम को नहीं ढूंढा और फिर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वर्क नहीं करता है। फिर आएगा फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब क्या है? द रूल डज नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन रिलाइज अपॉन ऑन डॉक्यूमेंट दैट टर्न आउट फॉर अ कंपनी नेवर बी हेल्ड बाउंड फॉर फोर्जरीज कमिटेड बाय हिज ऑफिसर। कोई कंपनी का पर्सन है जो कि धोखा करना चाहता है और कंपनी का कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बना देता है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल लगे और उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उसके लिए फिर कंपनी लायबल नहीं होगी, वो जो पर्सन है वो लायबल होगा। और यहाँ पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वर्क नहीं करता है। अब आगे एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जो कि आर्टिकल, मतलब मेमोरेंडम को और आर्टिकल को दोनों ओवरराइड कर जाएं? तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग टू कॉन्ट्ररी कंटेन इन एमओए एंड एओए और इन एनी एग्रीमेंट और इन एनी रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग वेदर रजिस्टर्ड और एग्जीक्यूटेड पास्ड इज वाइड। चाहे कोई भी हो, चाहे मेमोरेंडम का कोई प्रोविजन हो, चाहे आर्टिकल का हो, चाहे जनरल मीटिंग में किया गया हो, चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन में किया गया हो, चाहे कोई भी प्रोविजन हो, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट के साथ किसी को कंपेयर किया जाता है तो फिर वो कंपनीज एक्ट ही टॉप पर माना जाता है, बाकी सारे की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। फिर अगर एनी प्रोविजन कंटेन इन एमओए एग्रीमेंट रेजोल्यूशन टू एक्सटेंड विच इज कन्फ्लिक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बिकम वॉइड। कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट कर रहा है प्रोविजन कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के साथ, तो फिर वो प्रोविजन वॉइड हो जाएगा और कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखिए आगे आएगा इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी एंड मेंबर टू सेम एक्सटेंट एज इफ दे हैड साइंड बाय कंपनी एंड बाय ईच मेंबर। जो आर्टिकल होता है और मेमोरेंडम होता है वो कंपनी को और मेंबर्स को ऐसे बाइंड कर देता है कि जैसे असलियत में दो लोग जब कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उस तरीके से एक तरीके का इफेक्ट कर देता है। इट मीन्स ऑन बेसिस ऑफ एमओए एंड एओए कंपनी लायबल टू मेंबर, मेंबर लायबल टू कंपनी, मेंबर नॉट लायबल टू ईच अदर। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल के अकॉर्डिंग कंपनी मेंबर के लिए लायबल है, मेंबर कंपनी के लिए लायबल है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के लिए लायबल नहीं है मेंबर और एक दूसरे में। इसके अलावा ऑल मनी पेबल बाय एनी मेंबर अंडर एओए एंड एमओए शेल बी डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू कंपनी। अगर कोई भी मनी पेबल है मेंबर को तो फिर वो कंपनी के लिए डेट कहलाएगी जो कि मेंबर्स ने उन्हें दिया था। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में देख लिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।